आ कहता ऐसे थे बापू, आ कहता ऐसे थे बापू, बा कहता वैसे थे बापू। आ कहता ऐसे थे बापू, बा कहता वैसे थे बापू। आओ मैं बतलाऊं तुम सबको, कैसे थे बापू, कैसे थे बापू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम लोग गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अर्थात सत्य के प्रयोग पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और कड़ी दर कड़ी एक नया अंश लेकर आते हैं। मैं आप सभी लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि आप लोग यदि मेरे अंश को सुनते हैं और आपको लगता है कि इसमें कोई प्रश्न है जो मुझे पूछना चाहिए तो अवश्य पूछिए। और आपको यदि इस पूरे वीडियो में कोई त्रुटि भी लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं। पिछले वाले अंश में हम लोगों ने बात की थी बिलायत पहुंच ही गया, कि मोहनदास बिलायत पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरते हैं। आगे का जो अंश है वो है मेरी पसंद। इसमें आगे की बात आती है। जैसे कि पिछले अंश में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहनदास विक्टोरिया होटल को छोड़कर अपने किसी सिंधी मित्र के द्वारा खोजे गए घर में रहने लगते हैं। उसके आगे की कहानी यहां से शुरू होती है कि अगले दिन डॉक्टर मेहता हम लोगों से मिलने के लिए विक्टोरिया होटल में पहुंचते हैं और मैं इतना मूर्ख कि उनको इस बारे में बताया ही नहीं कि मैं कहां पहुंच गया। विक्टोरिया महल से, माफी चाहूंगा, विक्टोरिया होटल से वो मेरा पता लेकर हम लोगों के घर पहुंच जाते हैं और हम लोगों के पास बैठते हैं। आते ही हम लोगों का कमरा देखते हैं, रहन सहन देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं। दुर्भाग्यवश मैंने जहाज से एक दाद रोग ले लिया था। जहाज पर पानी खारा मिलता था, मुझे रोज नहाने की आदत थी और मैं साबुन लगाने में बड़ा सभ्य था, साबुन को भी रोज लगाता था, पर पानी खारा होने के कारण साबुन कम ही घुलता था। फिर भी मैं साबुन लगाता था। इससे मेरा पूरा शरीर चिकट गया था और चिकटने के कारण मेरे शरीर पर दाग हो गया था, दाद। जब मैंने ये बात डॉक्टर प्राणजीवन मेहता जी को बताई तो उन्होंने मुझे इसको जलाने वाली दवाई दे दी, एसिटिक एसिड। और उस एसिटिक एसिड का जैसे ही मैं छिड़काव अपने दांत पर करता हूँ तो बहुत जलन होती है, जैसे पूरा शरीर जलने वाला हो। मोहनदास कहते हैं जब मैंने ये बात प्राणजीवन मेहता जी को बताई तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा जब तक इसको जलाओगे नहीं ये दाद सही भी नहीं होगा और इसको सही करने के लिए इसका जलना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने चारों ओर नज़र घुमाकर फिर से हमारा कमरा देखा और कहा उन्होंने कि यहाँ ये सब नहीं चल सकता है, यहाँ तुम लोग नहीं रह सकते हो। तुम लोगों को एक ऐसे कुटुंब मित्र के यहाँ रहना चाहिए जहाँ आप तुम लोग कुछ सीख सको। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया और उस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ गया और मैंने स्वीकार भी किया। डॉक्टर साहब अपने किसी कुटुंब मित्र के यहाँ मुझे ले जाते हैं, वहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम कर देते हैं और वो मित्र बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मुझे रखता, मेरा स्वागत किया अपने छोटे भाई की तरह और छोटे भाई की तरह रखता, खाने पीने का ध्यान रखता। और उसने मुझे इंग्लैंड के बहुत से तौर तरीके भी सिखा दिए, अंग्रेजी बोलना भी सिखा दिया। अब यहाँ पर मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट था कि मैं अपने भोजन का क्या करूँ। कुटुंब के मित्र को अर्थात मकान मालिक को मैं पहले ही बता चुका था कि मैं मांस का सेवन नहीं करता हूँ। तो खाने की समस्या यहाँ बहुत गंभीर थी। बिना नमक मसालों की सब्जियां मुझे रुचती नहीं थी, मांस मैं खाता नहीं था। बस वहाँ पर जो घर की मालकिन थी
वो मुझे जई के आटे की लपसी रोज बना के दे दिया करती थी सुबह से, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत पेट भर जाता था। दोपहर के समय में अक्सर भूखा रहता था। दोपहर के समय मुझे सब्जी, कुछ रोटी के टुकड़े और मुरब्बा मिलता था, जिसमें पूरा पेट नहीं भरता था। मेरे अंदर एक झिझक की बहुत ख़राब आदत थी कि यदि मैं भूखा भी रहूं तो रोटी नहीं मांगता था, जिससे मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी होने लगी थी, क्योंकि जितनी पेट में भूख लगती थी उतना भोजन तो मुझे मिलता ही ना था, और मांगने का संकोच मुझे और कमज़ोर करता जा रहा था। यह चीज़, सारी बातें जब मेरे मित्रों ने देखी तो उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम मांस का सेवन करो, और मैं उनसे केवल एक ही बात पर अड़ा रहता कि मैं अपनी माँ से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं मांस का सेवन नहीं कर सकता। मेरे मित्र मुझसे कहते कि ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की, तुम अपनी एक निरक्षर माँ को मांस ना खाने की प्रतिज्ञा दे चुके हो, पर कानून इस प्रतिज्ञा को नहीं मानता है। तुम इस अंधविश्वास में क्यों डूबे हो? इन प्रतिज्ञाओं से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मांस खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत और खराब हो जाएगी। तुम जब हिंदुस्तान में थे तुमने मांस खाया, जब तुम्हें ना रोचा तब भी तुमने मांस खाया, और लोगों से भी कहा, मित्रों से, कि मांस खाओ। और आज जब तुम्हें मांस खाना चाहिए तो तुम मांस खाते नहीं। इन सब बातों का असर ये हुआ कि मैं उनसे कहने लगा कि तुम लोगों की बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बस कह चुका हूँ कि मैं मांस का सेवन नहीं करूँगा, तो मैं मांस का सेवन नहीं करूँगा, और ना ही मैं मांस खाऊँगा। ऐसी बातें रोज़ होती, ऐसी बहस रोज़ होती, और 100 रोगों की एक दवा कि मेरे मुंह से सिर्फ ना ही निकलती है। मैं हर समय ईश्वर को ही बसता था कि कैसे भी इससे बच सकूं, पर ईश्वर कौन है ये तो मुझे आज भी नहीं पता। बस रंभाबाई की दी हुई श्रद्धा आज काम आ रही थी। मेरे मित्रों ने एक दिन मेरे सामने बेंथम की पुस्तक पढ़ी और उपयोगिता के महत्व को बताया। वो लोग उस पुस्तक को बहुत जोर जोर से पढ़ने लगे। वो पुस्तक को समझने में मुझे बहुत कठिनाई होती थी। मैंने अपने मित्रों से कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने की मेरे सामने कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग मेरा भला सोच रहे हो, पर मुझे हठी समझो, मूर्ख समझो, नालायक समझो, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटूंगा, चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। इन सब के बारे में मैं केवल यही कहूँगा कि मैं मांस न खाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मांस का सेवन कतई नहीं करूँगा। इसलिए मुझे इस विषय में क्षमा कीजिए, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैं आप सभी लोगों के प्रेम का कायल हूँ, और मैं इस आशय को भली भांति समझता हूँ कि आप सभी मेरे हितैषी हैं, मेरा अच्छा सोचते हैं। यह भी देखता हूँ कि आपको दुख होता है, इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि मैं मांस का सेवन नहीं कर सकूँगा। यह सब सुनते ही मित्रों ने बेंथम की पुस्तक को बंद कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई दलील न दी। फिर मैंने सोचा चलो कैसे भी हो इन दलीलों से छुटकारा तो मिला। मेरे मित्र शराब पीते, सिगरेट पीते, लेकिन वो साथ में ये भी कहते कि तुम इन चीज़ों का सेवन कभी ना करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, पर उन्होंने मांस खाने की सलाह हमेशा दी। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं समझता हूँ तुम लोगों की बात को कि मुझे मांस खाना चाहिए, और मैं भी समझता हूँ कि मुझे मांस का सेवन करना चाहिए, पर मैं अब मांस का सेवन नहीं कर सकता। जब उन लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी तो उसके बाद से उन लोगों ने कभी ना कहा कि तुम मांस का सेवन करो। इस प्रकार लगभग 1 महीना मेरा नौसिखिए की तरह गुजर गया। मेरा घर रिचमंड में था,
और मैं लंदन हफ्ते या 2 हफ्ते में जाता था। अब मुझे डॉक्टर मेहता और भाई दलपत राम ने किसी कुटुंब के साथ रहने की फिर सलाह दी और वो लोग मुझे वहाँ से ले जाते हैं और भाई शुक्ल मुझे वेस्ट कैसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर तलाश कर वहाँ रख देते हैं और मैं वहाँ रहना शुरू कर देता हूँ। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा होती हैं, विधवा अम्मा होती हैं, जो मेरे भोजन का प्रबंध करती हैं। मैं उनसे पहले ही कह देता हूँ कि मैं मांस का सेवन नहीं करता हूँ। जब विधवा माँ इस बात को सुनती है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि तुम इस लंदन में बिना मांस के सेवन किए कैसे रह सकोगे, पर वो मुझे भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ले लेती हैं और भोजन का प्रबंध करना शुरू कर देती हैं। विधवा माँ की 2 बेटियां भी होती हैं जो मुझे भोजन परोसती हैं। वो दोनों बेटियां इतनी अच्छी थीं कि ज़बरदस्ती 1 या 2 रोटी रख देती थी तो जिससे मुझे खाने में बड़ा और रुचिकर लगता था। लेकिन उन्हें कौन बताए कि मैं उनकी सारी रोटियां खा जाऊं, तब मेरी भूख शांत हो, क्योंकि मुझे खाना मांगने में बड़ी झिझक होती थी। धीरे धीरे मोहनदास आगे कहते हैं कि धीरे धीरे अब मेरे पैर यहाँ जमने लगे थे। अभी पढ़ाई आरंभ ना हुई थी, मैंने समाचार पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। ये अपने भाई शुक्ल जी का धन्यवाद कहें कि उन्होंने मुझे समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल दी। हिंदुस्तान में तो मैंने कभी भी समाचार पत्र ना पढ़ा। मैं गजट पढ़ता, समाचार पत्र पढ़ता, पत्रिकाएं, डेली न्यूज़, डेली टेलीग्राफ, ये बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ता था। पहले तो मुझे कुछ 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, पर धीरे धीरे समाचार पत्र पढ़ने की भी आदत हो गई। मेरा अब घूमना भी शुरू हो गया था। मुझे अन्नाहारी होटल की तलाश करनी थी। मैं अन्नाहारी होटल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रोज 10 से 12 कोस घूमता, जहाँ भी अन्नाहारी होटल मिलती मैं खाना खा के वहाँ से निकल लेता, पर भोजन तब भी रुचिकर ना लगता, मेरा पेट तब भी ना भरता। इस बात की चिंता मुझे सदा रहती कि कब मैं अपना पेट भर के भोजन कर पाऊँ, क्योंकि घर से जो मैंने मिठाई और सामान मंगाया था वो अभी तक आ ना सका था। एक दिन राह चलते भटकते भटकते फेरिंगटन स्ट्रीट में पहुंचा और वहाँ पर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देखा, अन्नाहारी होटल देखी। और जैसे ही वेजिटेरियन रेस्टोरेंट देखा और उस पर जो उनका मेनू लिखा और जैसे ही मैंने पढ़ा, तो जैसे एक बच्चे को खुशी मिलती है वैसी खुशी मुझे मिली। मैं दौड़ते हुए उसके अंदर गया और तो देखा कि वहाँ कांच की एक खिड़की में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। एक सीलिंग देकर मैंने उस पुस्तक को खरीदा। उस पुस्तक में मुझे साल्ट की प्ली ऑफ वेजिटेरियनिज्म, अन्नाहार की हिमायत पुस्तक दिखाई दी। मैंने उस पुस्तक को खरीदा और खरीदने के बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस पुस्तक का मुझ पर बहुत प्रभाव भी पड़ा। लेकिन जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो मैंने भरपेट खाना खाया। भरपेट खाना खाने के बाद तब मैंने कहा कि विलायत में मुझे आज पहली बार संतुष्टि से भोजन मिला है। अब मैं कह सकता हूं कि माता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब मुझे इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में मज़ा आने लगा था, रुचिकर लगने लगा था। अब मुझसे कोई नहीं कहता था कि तुम मांस का सेवन करो। जैसे मांस के लिए लोग कहते हैं कि पार्टी करेंगे और उसमें मांस खाते थे, बुलाते थे, ऐसे अब मैं लोगों को अन्नाहार का प्रलोभन देने लगा कि हम सभी लोग बैठकर अन्नाहार करेंगे, वेजिटेरियन खाना खाएंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और इस तरह से मैं माँ के वचन को पूरा कर पाया। तो ये था मोहनदास का अंश जिसका नाम था मेरी पसंद। मोहनदास के जीवन में
देखा आपने कि कैसे इन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को ढालना शुरू किया। विलायत पहुँचे तो समस्याएं, और पहुँचने के बाद खाने को लेकर सबसे बड़ी समस्या। जहाँ आज के समय में हर एक इंसान पेट के लिए ही करता है, वहाँ मोहनदास ने अपनी माँ से की हुई प्रतिज्ञा को पूरा किया और मांस का सेवन बिल्कुल ना किया। अब आगे का जो अंश होगा उसका नाम होगा सभ्य वेश में, जिसकी चर्चा हम अगले अंश में करेंगे। तब तक के लिए मैं अमित द्विवेदी आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।